फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, ज़रूर बिजली की कीमतों पे आते हैं, बट कोई ऐसा आप वाकया शेयर कर सकते हैं या व्हेन यू रियलाइज कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझ नहीं आ रही, इस हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है कि जब मैं ये कहता हूँ कि पीएमएलएन की हुकूमत में कॉम्पिटेंस नहीं है तो मैं एकदम सच कह रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी में भी कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, उधर भी कोई कॉम्पिटेंस नहीं। और जो शाहिद अब्बासी साहब ने और मैंने और अपने मेहताब अब्बासी साहब ने और तारिक बनूरी साहब और जफर मिर्जा साहब जो पार्टी बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कॉम्पिटेंट लोग जमा कर रहे हैं कि जिनको मुल्क तो चलाना आता हो, सिर्फ बातें ही करना ना आती हूँ। और आप ये देख लीजिए कि जब मुस्लिम लीग की हुकूमत में मैं थे, शाहिद अब्बासी थे और जब दीगर थे, तो उस वक्त भी क्या बोलते थे लोग कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट वजीर कौन है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से शाहिद अब्बासी का नाम आता था दो तीन लोगों में जो कॉम्पिटेंट तरीन जो लोग। है वो ह्यूमिलिटी में अपना नाम नहीं ले रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब कहते थे कि मैं और शाहिद अब्बासी बहुत लाइक है। दूसरा ये है कि अब जो है मतलब ख्वाजा आसिफ साहब, मतलब अब खैर वो तो खैर डिफेंस के वजीर है, मतलब ये 20-30 साल से वजीर हैं। शहबाज साहब 30 साल से हैं, नवाज शरीफ साहब 30 साल से हैं। अब इन्होंने जो भी बेहतरी करनी थी मुल्क में वो कर ली ना, अब किसी और को चांस दे। और जरूरी तो नहीं है कि इनके बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे पंजाब के मुस्लिम लीग के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है और शरीफ फैमिली के अलावा जो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल। कि एहसन इकबाल साहब भी इलेक्ट हुए थे, तो एहसन इकबाल को आप चीफ मिनिस्टर बना सकते थे। साद रफीक जो थे वो लास्ट असेंबली के इलेक्शन में प्रोविंशियल में आए थे, उनको आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। अब आप जो है वो मतलब आप उनको ही लेकर चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एहसन इकबाल की एक बड़ी खूबी है कि एहसन इकबाल 45 पे इलेक्ट होकर आया है। ठीक है, मेरी बहन मरियम 45 पे भी इलेक्ट नहीं हुई है। सो मतलब आई मीन थिंग इसके थोड़ा सा जो है ना कि लोगों की राय को भी, अगर आप जमहूरियत कहते हैं और अपने आप को जमहूरी पार्टी कहते हैं, तो थोड़ी सी लोगों की राय भी शामिल होनी चाहिए। आपने जबरदस्ती की हुकूमत भी करनी है तो कम से कम ये तो देख लो कि एहसन इकबाल जीत के आया है कम वक्त। यू थिंक एहसन इकबाल एक अच्छे चीफ मिनिस्टर होते, लेट्स से अगर वो चीफ मिनिस्टर होते? मरियम से तो बेहतर होते ना यार। बट क्या खराबी है मरियम नवाज में? क्या आपको लग रहा है काम नहीं करी? मैं कोई खराबी नहीं है, मैं कहता हूं कोई खराबी नहीं है, लेकिन पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो होगा वो होना चाहिए जो पंजाब के लोग इलेक्ट करें। जो पंजाब के लोग जिसको इलेक्ट नहीं करते वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी, मैं तो पंजाब को छोड़ दें एक मिनट के लिए, बलूचिस्तान के अंदर भी मेरी बहन जो आज मसला खड़ा है ना, वो ये है कि जिसको बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं उसको हम चीफ मिनिस्टर नहीं होने देते, हम साइड लाइन कर देते हैं उन लोगों को। ठीक है, आप महमूद खान अचकजई को और अपने जो लेजिटिमेट लीडर है मालिक बलोच है, अख्तर मेंगल है, इन सबको आप साइड लाइन कर देते हैं, तो फिर उसके बाद ऐसे लीडरशिप आ जाती है कि जो आप अपनी वहाँ के हलकों में इनकी सपोर्ट नजर आ रही है। आपको लगता है कि बड़ी जबरदस्त ये लैंडस्लाइड क्या हुआ? देखें क्या हुआ कि जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, बड़े नेशनलिस्ट होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है इनसे बात करना भी, लेकिन अगर मालिक बलोच जैसे लोगों को आप आगे नहीं आने देते तो फिर मारंग बलोच जैसे लोग आपके आगे आ जाते हैं कि जिनकी पाकिस्तानी सोच नहीं है। ठीक है, जिसको ये मुल्क शायद पता नहीं इदराक, मुल्क रखने का इदराक है कि नहीं है। तो जब कम से कम अगर आप मालिक बलोच जैसे लोगों को प्रमोट करते और एम्पावर करते तो आपको ये रेडिकल नहीं डील करना पड़ता। खैर ये तो बहुत अलग कन्वर्सेशन आ गई। लेकिन कमिंग बैक टू बिजली की कीमत, the point of the matter is that there is a serious lack of competence in this current Muslim League government. मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ठीक है। और जो इन्होंने अब जो इन्होंने लोग रखे हैं, मुझे पता नहीं कि इस हुकूमत ने कौन सी पॉलिसी इख्तियार की है जिस पॉलिसी के तहत माशी बहाली या माशी खुशहाली आई हो। कोई भी नहीं की। एक पॉलिसी आप 1.5 साल में, 1 साल में एक कदम नहीं बता सकते जो इस हुकूमत ने लिया हो जो कि अच्छा एहसन कदम हो। इसीलिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल बार बार बताया जाता है कि दे ट्राइंग वेरी हार्ड कि नेगोशिएट भी किया जाए IMF से और तरीकों से भी कुछ बिजली की कीमत कम की जाए। बिजली की कीमत कम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि तेल के ऊपर 10 रुपए के टैक्स और लगा दिया। ठीक है, बिजली की कीमत किस तरह कम कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे हैं कि आप अखराजात कम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने क्या किया कि 10 रुपए का टैक्स लगा दिया तेल की या डीजल और पेट्रोल की कीमत पे। इसका मतलब है कि अगर 1 बिलियन लीटर पेट्रोल आता है तो आपसे 10 अरब रुपए का टैक्स इस महीने जमा होगा। और लेट्स से कि 70 करोड़ लीटर डीजल आता है तो 7 करोड़ लीटर डीजल आता है तो आपको 7 अरब रुपए डीजल से जमा होंगे, तो 17 अरब रुपया आपको इस महीने टैक्स से जमा होगा। और ये साल के अंदर जो है वो तकरीबन आपको 200 अरब रुपया जमा हो जाएगा। ये 200 अरब से वो थोड़ी सी बिजली जो है वो सस्ती कर देंगे। अब बिजली सस्ती करने का जो तरीका है ना, देखें, अब ये कहते हैं कि ये सोलर वालों ने बोझ डाला हुआ है। ठीक है, ये कहते हैं सोलर से आपने 1296 गीगावाट आवर्स खरीदे हैं 34 अरब रुपए के लास्ट ईयर। इस साल आप 50 अरब के बिजली के सोलर खरीदेंगे, लेकिन आपने
1200 आपने खरीदे हैं सोलर वालों से, लेकिन 22,000 यूनिट्स जो हैं आपने, 22,000 गीगावाट आवर्स जो हैं वो आपने TND लॉसेस में डाल दिए। वो खो गए, चोरी हो गए, ज़ाया हो गए 22,000 यूनिट्स। नेपरा कहती है 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 10,000 यूनिट जो हैं, 10,000 गीगावाट आवर्स आपने खो दिए। तो पहले आप नहीं समझते कि वो बोझ कर रहा है, कि उसको बोझ को कम करना चाहिए। ये जो आपने महंगे महंगे जो बिजली के मायदे करे हुए थे, कुछ तो आपने ख़त्म किए, उसका हमको बताया ना कि क्या फ़ायदा हुआ। एक तो पाकिस्तान अपना सॉवरेन कमिटमेंट से हट रहा है, जिसका लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, लेकिन उसका हमको बताया ना कि आपने कितना, 1-1.5 रुपया आप कह रहे थे कि कम हो गया, तो वो 1.5 रुपया क्यों हमारे बिलों में कम नजर नहीं आ रहा है। राइट। ये जो अभी अभी इन्होंने करा है, ये जो 3 रुपए कम कर रहे हैं, मैं आपको इसमें बताऊं कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इसमें कितने कम हो रहे हैं। जो आज आप देखिए दुनिया में WTI $66 का है, मेरे ख्याल से ब्रांड 70 से करीब है, 70 से नीचे है। यही ब्रांड जो था वो 90 का होता था, तो उसके बाद अब 70 का हो गया, तो ऑटोमेटिकली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम होंगे। तो ये हुकूमत जो है ना, ये बातें करने में बड़ी अच्छी है, वहां पे कॉम्पिटेंस है, एक्सेप्ट के कंसिस्टेंट बातें नहीं होती तो नैरेटिव भी नहीं बना सकते। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। कल PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जितनी जमातें थी, उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट किया। आपके ख्याल से ये दुरुस्त फैसला था? देखिए, मेरे ख्याल से JUI तो गए थे, मौलाना फजल रहमान साहब तो चाहिए। PTI ने एक बड़ी रीजनेबल रिक्वेस्ट करी थी कि यार इमरान खान से सुबह मिलने दो। PTI में इमरान खान के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है, आपको पता है। इमरान खान है, वो कभी हाँ कर देते हैं, कभी ना कर देते हैं। उन लोगों को सुबह अगर 1 घंटा इमरान खान से मिलने देते, छोटी सी बात थी। अयाज सादिक साहब ने भी रिक्वेस्ट करी थी और दीगर मिनिस्टरों ने भी रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन जो मालकान हैं, जो हुक्मरान हैं, उन्होंने मना कर दिया। अगर उनको 1 घंटा मिलने देते इमरान खान से, तो वो आके बैठ जाते इसके अंदर। फैसला तो वही करना है आपने, जो वो करना है आपने, लेकिन कम से कम ये कि आप उनको भी साथ मिला लेते, उनकी भी राय शामिल कर लेते। तो ये थोड़ा सा ये ये छोटी छोटी पैटी हरकतें इमरान खान साहब भी करते थे, और ये पैटी हरकतें आज भी हो रही हैं। ये एक दूसरे को छोटी छोटी तकलीफें पहुंचाना, छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस करना, छोटी छोटी बातें ना मानना, ये क्या बड़ी बात थी। इमरान खान से मिल लेते और फिर ये आके बैठ जाते। आप अगर एक नेशनल कंसेंसस कर रहे हैं, PTI आपके फॉर्म 47 के हिसाब से भी सबसे बड़ी पार्टी है, फॉर्म 45 के हिसाब से तो बहुत ही बड़ी पार्टी है, तो बिठा देते उनको भी, क्या अर्थ था। ठीक, मतलब सीरियसली, आई मीन वी आर लाइक चिल्ड्रन. Seriously, the entire government, Pakistani politicians, whether it is PTI or whether it's government, they're like children. They behave like children. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। चिल्ड्रन एहतजाज ना कर लें इसके ऊपर, चिल्ड्रन आर क्वाइट स्मार्ट, ऐसे भी नहीं है। पर आप लोग, मेरे बच्चे बड़े हो गए। आप लोग अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं सक रहा, क्या वजह है? ये एक बड़ी वजह मैं आपको सच बताऊं, रमजान है। रमजान में आपको पता है कि पाकिस्तानी मुसलमान थोड़े स्लो होते हैं, बड़ी वजह से। सच बता, रमजान के बाद पूछेंगे फिर आपसे एक क्वेश्चन। लेकिन आज मुस्तफा नवाज खोकर साहब के घर पे इफ्तार हुई है, उसमें कुछ बातें आगे बढ़ेंगी। और अब देखें, अब तमाम सियासी जमातों की मुख्तलिफ सियासत होती है। हमारी सियासत काफ़ी डिफरेंट है JUI की सियासत से या PTI की सियासत से। JUI और PTI के अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे ने माजी में दिल खराज बातें की हैं, एक दूसरे को यहूदी कहा गया, एक दूसरे को डीजल कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया है। तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपने मुझे बड़ी अहम खबर दी है। आप ये कह रहे हैं कि माजी की ग्रीवेंसेस अभी भी हैं, क्योंकि ये बात पहले भी हमारे प्रोग्राम में किसी ने हमसे की थी कि वो ग्रीवेंसेस पीछे वाली हैं जो खत्म नहीं हो रही। पीछे वाली भी है मेरी बहन। उसमें देखे ना, एक मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का हल्का एक है। अली अमीन साहब की भी जबान बड़ी सख्त है। फिर JUI वाले भी जो है ना, वो अब जवाब देना सीख गए हैं। देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और मैं माजरत के साथ मेरे PTI वाले भाइयों को कहूँगा कि गालियां देने की पहल PTI से ही होती है। तो वो क्योंकि एक दूसरे को इतना बुरा भला कह चुके हैं, तो कुछ वक्त लगेगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अब वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान में और KP में हो रहा है ना, अगर हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारा अव्वल जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की यकजहती है, अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमको सियासत को बैक बर्नर पर डालने की ज़रूरत है। और मैं कम से कम हम अवाम पाकिस्तान ये कोशिश करेगी कि अपोजिशन की पार्टियों को भी समझाए और हुकूमत को भी समझाए कि आप थोड़ी सी अपनी आपस की सियासत, ये आपस के इक़्तिदार की जंग को ज़रा सा पीछे कर दो, और पहले इसको यकसुई से ज़रा सा मसले को निपटें।
और दोनों सियासी हल भी मसले का निकालें।